नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शैलेश मटियानी जी की कहानी आकाश कितना अनंत है। जो रिश्ता पिछली सर्दियों में तय हुआ उसे तोड़ दिए जाने का निर्णय किया जा चुका है। अब उसकी शादी दिल्ली जैसे बड़े शहर में नौकरी करने वाले लड़के से होगी। जसवंती को लगा जैसे कि सिर्फ इतना जान लेने भर से ही उसके लिए बहुत कुछ बदला जा चुका है। पहला रिश्ता काफी दूर गांव में तय हुआ था। वह गांव अपने चारों ओर के अत्यंत घने तथा आकर्षक जंगलों के कारण जाना जाता था। इस गांव से कई लड़कियां वहां ब्याही गई थी। जब मायके आती हैं, धन्य फलों से सदाबहार रहने वाले उस गांव के जंगलों में गाय बकरियां चराने के किस्से सुनाया करती हैं। जसवंती ने वर्षों पहले वहां एक किस्सा और भी सुना था। नहीं जानती थी, मगर अब लगता है कि उस मन स्थिति को उसने पहली बार तभी अनुभव किया था जिसमें से पुरुष की कल्पना नदी के जल में खड़े होकर सूर्य उदय देखने जैसी रहस्यमयी लगती है। जसवंती को लगता है किशोरावस्था बीतते बीतते अपने परिवार वालों के प्रति धुंधले धुंधले अजनबीपन की अनुभूति होने लगती है और जंगल, खेत तथा नदी की तरफ निकल जाना अपने भविष्य की दिशा में निकल जाने वाले जैसे रोमांचक लगने लगता है। कितनी विचित्र बात है कि सपने में बिल्कुल वही लड़का आया था जिससे पिछले वर्ष रिश्ता तय हुआ था। वह तो उसके आ पहुंचने के अजनबीपन में ही डूबी रह गई थी और देर तक बातें और प्यार करने के बाद एकाएक चला गया था। सपना टूट जाने पर भी वह काफी देर चिंतित परेशान रही थी कि कहीं किसी ने खास तौर पर राधा भाभी ने तो नहीं देख लिया। होठों पर अभी भी नमी महसूस होने लगती और पहुंच लेने पर देख लिए जाने का सा भ्रम होने लगता। सुबह धान के खेत निराने गई थी तो लगातार वह सपना उसे याद आता रहा और कई बार उसे हंसी आ गई। उस शरारती लड़के की एक एक मुद्रा, एक एक बात को याद करने की कोशिश करते हुए महसूस होता रहा कि जिस रहस्यमय सुख को वह अपने मन में एकांत में दोहराती है, लगता है जरूर देख लिया गया है। खेतों और जंगल में घूमते हुए रोमांचकता घेरे रहती है। इस उम्र में प्रकृति कितनी मानवीय और आत्मीय लगती है। तब से वही या उससे मिलता जुलता सपना ना जाने कितनी बार वह देख चुकी है। हर बार उतना ही रोमांचक लगता है। जसवंती को लगा ऊपर खेत में काम करती माँ घर लौट आने के लिए पुकार रही है। संकरी घाटियों में बहने वाली इस छोटी सी नदी की धारा का सी सी का सा धीमा धीमा शोर कई बार गलत फहमी में डाल देता है। माँ पुकारती है तब सुनाई नहीं देता है। माँ ने बुलाया नहीं होता तब लगता है जैसे माँ आवाज दे रही है। उस जैसी स्थिति से गुजरती लड़कियों को माँ अक्सर अपनी सहेलियों जैसी लगने लगती है, अपनी कल्पनाओं और अपने रहस्यों को समान रूप से साझीदार। परसों माँ बाल संवारते समय एकाएक उदास हो गई थी। माँ बोली थी, जस्सा, जब बेटी ब्याहने लायक हो जाती है तो माँ को अपना कुंवारापन याद आने लगता है। तेरी उम्र में पुरुष की जो कल्पना होती है यह सिर्फ जंगल के अकेलेपन में बांसुरी बजाने और मीठे मीठे गीत गाने वाला होता है और हल, कुल्हाड़े, दांते, रस्से और शहर बेचने को ले जाए जा रहे दूध के हंडे उसकी जिंदगी में दिखाई नहीं देते। और जब एक दिन शहर से आधी रात को वापस लौटने वाला आदमी ठर्रे की बदबू उगलता हुआ और गंदी गंदी गालियां बकता हुआ उसके जिस्म को जानवरों की तरह झिंझोड़ता है तो वह सिर्फ खसम लगता है, सिर्फ खसम, और सारे भ्रम टूट जाते हैं। जसवंती जानती है इस गांव में गरीबी है, मगर शहर के पास होने की स्थिति ने इसे आर्थिक गरीबी से ज्यादा मानसिक दरिद्रताओं से भर दिया है। खेतों का अन्न पूरा पड़ता नहीं है। लगभग सारी सब्जियां और दूध शहर बेचने का रोजगार करते हैं। शहर में सिनेमा है, जुआ खेलने के अड्डे हैं और देशी शराब की दुकानें हैं। राधा भाभी कहती हैं वहाँ वेश्याएं भी हैं। वेश्याओं के बारे में उसने राधा भाभी से जो कुछ जाना है बहुत घिनौना लगता है। 3 साल पहले जो कुछ हुआ उसे साथ लेकर कुल 11 बच्चे माँ के हो चुके हैं। 3 रहे नहीं, 5 बहनें हैं और 3 भाई। शुरू में लगातार बेटियां ही हुई। तीसरी जसवंती के बाद ही लड़का हुआ था तो उसकी पीठ पर गुड़ की भेली तोड़ी गई थी कि भाग्यवान है। 3 महीने बाद वह लड़का रहा नहीं तो अगले वर्ष फिर लड़की हुई। बड़ी 2 बहनें घर गृहस्थी वाली हो चुकी हैं। जसवंती अब माँ के चेहरे को देखती है, कितना अनाकर्षक और कारुणिक सा लगता है। शायद इस महीने से
39वां लगा है, मगर आधे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं। आजकल सर्दियाँ हैं, आंखें भी चुभती हैं। बात की शिकायत हो गई है। राधा भाभी की सास सरस्वती ताई कहा करती है कि जब जसवंती की माँ इस गांव में आई थी तो खेतों और नदी के आसपास शिकार खेलने, मछली मारने के बहाने शहर के बहुत से लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया था। ऐसा गोरा रंग, ऐसा भरा शरीर कि मक्खी को बैठने की जगह नहीं। राधा भाभी अक्सर उस गांव की चर्चा करती है जहां जसवंती का रिश्ता पिछले वर्ष तय हुआ था, जहां इन शहरियों का जैसा भ्रष्टाचार और चमारपना नहीं है। गरीबी है मगर रात दिन की कला नहीं। नाते रिश्तों में अभी भी जिंदगी बनी है। राधा कहती है कि मेरी बड़ी भौजी है, जब अब भी खेतों में या जंगल घास लकड़ी लाने अकेले दादा के साथ जाती है तो घर लौटने पर हमसे आंखें नहीं मिला पाती है। अभी परसों की बात तो है, रात के सन्नाटे को चीरता हुआ सा राधा का पति शहर से लौटा था तो गंदी गंदी गालियां बकता हुआ जोर जोर से राधा को पुकार रहा था। राधा ने उस दरवाजा नहीं खोला तो उल्टियां करता करता बाहर भैंसों के बीच ही सो गया था और मुंह अंधेरे उठने पर आंगन में उसने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ डाला था। लोग जाकर पकड़ नहीं लेते तो राधा को वह शायद मार ही डालता था। जसवंती को याद है, अपने माथे पर से निकलता खून पहुंचते हुए राधा ने अत्यंत घृणापूर्वक थूका था, सारे शहर का मैल बहकर इसी हरामी गांव में आता है। फागुन लगने का होगा, गेहूं के खेत घुटनों तक ऊंचे हो आए। इन दिनों पड़ती जमीन पर घास उगती नहीं, मटमैला सूखापन उस पर पसरा रहता है। ऐसे में खेतों की यह घुटनों घुटनों तक गहरी हरियाली कितनी आकर्षक लगती है। आजकल इन खेतों के बीच की पगडंडी पर से नदी की ओर जाना और फिर कपड़े धोकर सर्दियों की धूप से दराती की धार की तरह चमकते ठंडे पानी में नहाकर वापस लौटना, और वक्त की इतनी निर्बंध प्रकृति के लाभ में अपने आप को दोहराना, प्रतीक्षा करना, अपने अंदर के एकांत में पीपल के पत्तों पर के रेशों जैसी रेखाएं खींचकर एक आकार गढ़ने की कोशिश करना। राधा भाभी अक्सर कहती है कि शहरों में हवा चुड़ैलों की तरह डोलती है और आदमी की सारी कोमलता चाट जाती है। फिर भी जसवंती को धूप में चमकती नदी, फागुन लगने तक गहरी हो जाने वाली घोर हरियाली और सर्दियों की दोपहर की उष्मा जैसी कल्पनाशीलता के बीच दिल्ली शहर के बारे में सोचना अच्छा लगता है। हालांकि अभी परसों भी राधा भाभी अकेले में यह सुझा रही थी कि वह यानी पिछले वर्ष जिससे रिश्ता तय हुआ था बहुत शीलवान लड़का है, यही शहर में 11वीं में पढ़ रहा है, छुट्टियों में घर जाता है तो खूब परिश्रम भी करता है, ना गाता नाचता भी है, हल्का सांवला रंग है, रोए फूटने लगे हैं, कभी सीटियां बजाता हुआ खेतों में घूमता है तो बंजारों जैसा लगता है। यह हमारा गांव तो इस शहर से लगा हुआ है, यहाँ अच्छी चीज कोई पनपती नहीं। शहर के इतने नजदीक के गांव में अंगूठा छापों की औलादें भरी हुई हैं। हमारे मायके में शहर पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, मगर लड़के पीठ पर राशन लाद कर शहर पढ़ने आते हैं। मोहना है तो बहुत गरीब घर का, माँ है और 2 बहनें हैं बस, मगर लड़का होनहार है और हयादार भी। कहते कहते राधा भाभी को शायद फिर अपने पति की याद आ गई और उसके होंठ ऐंठने लगे। बेहया किस्म की औरत तो रोती ही रहती है, मगर जसवंती को फिर भी प्रतीक्षा अच्छी लगती। भीड़ी चरस और ठर्रे से स्याह और खुशक चेहरे वाले पुरुषों को देखते रहने के बावजूद सिर्फ पुरुष की कल्पना करना ही उसे अच्छा लगता है। शायद इस उम्र में यथार्थ की प्रतीति नहीं हो पाती और अपना सोचना ही सबसे गहरा यथार्थ लगने लगता है। झाड़ियों पर फैला दिए गए कपड़ों को बटरते हुए जसवंती को अपने आप को ही समेटने की सी अनुभूति होती। शायद वे लोग आज शाम को आए। अभी इतना ही जाना है कि उसकी दिल्ली में खुद की टैक्सी है, मकान है, जिसे शहर की भाषा में फ्लैट कहते हैं। गांव वाले भी यही कहते हैं कि दिल्ली शहर का टैक्सी ड्राइवर जिले के कलेक्टर से भी ज़्यादा कमाता है। गांव में तो यह भी हवा है कि 1,500-2 हज़ार दे रहा है। जसवंती को इन सब बातों से क्या संबंध। जसवंती को तो सिर्फ इतना ही अनुभव होता है कि यह गांव से छूट जाना है, ना चाहते हुए भी। जाने क्यों बार बार उसे ऐसे दृश्य जसवंती की कल्पना में कौन थे चले जाते हैं, जिन्हें साफ साफ देख लेने में शर्म के मारे वह असुविधाएं अनुभव करती है। झुककर घटरी सिर पर उठाते हुए जसवंती को फिर राधा भाभी की याद आती है। बेहया बहुत है, इतनी कलह भरी जिंदगी है, मगर इस बार अब 5वां होने वाला है। अधड़ उधड़े पेट उसकी माँ के पास बैठी रहती है तो जसवंती को शर्म आने लगती है। जसवंती को एकाएक लगा माँ पुकार रही है। वह काफी तेज पांव खेतों के पार चली गई।
अपने घर के काफी समीप पहुंचने पर आंगन के किनारे के शहतूत, अखरोट और आलू बुखारे के पेड़ों पर से एकाएक पंख खड़खड़ाते उड़ जाने वाले पक्षियों को झुंडों को देखकर जसवंती को लगा कि वह बहुत तेज चल रही है। घर की छत पर धुएं की लकीरें से उठ रही थी। शायद माँ रसोई में है। कपड़ों की गठरी थोड़ी सी पीछे हटाकर मुंह पर बिखर आए बालों को एक और हटाते हुए अनायास ही जसवंती ने आकाश की ओर देखा। दिन कितना बीत गया है। घाटी में बहती हुई इस संकरी नदी के चारों ओर से धरती ऊंची होती चली गई। इतनी ऊंची पहाड़ियों पर टिका हुआ आकाश कितना संक्षिप्त सा लगता है, नितांत परिचित और आत्मीय, अपने गांव, परिवार और अपनी कल्पनाओं का साझीदार। कूचा चमेलियन इन दरबार नुमा मकानों के हाथों में सुबह सुबह पत्थर के कोयलों की अंगीठियां इतनी सुलगती हैं कि इनसे उठते धुएं की धुंध में नीम अंधेरा सा महसूस होने लगता है। बिल्कुल सामने की बस्ती चमारियन से सुअरों के बेपनाह झुंड अपने आप को ही रौंदते हुए से बेसुरे सुर में किकियाते हुए बड़े तालाब की तरफ दौड़ते जाते हैं और 3 सलाखों वाली खिड़की से बाहर झांकती हुई जसवंती का मन घिनना उठता है। मुंह अंधेरे ही जाने पर भी लगभग चौथाई मोहल्ला तालाब के इर्द गिर्द ढोर पर झुके हुए गिद्धों की तरह पसरा हुआ मिलता है। गांव छूटे हुए अब 8वां महीना लग गया। एक एक दिन को जसवंती को माँ लगने वाले दिनों की तरह गिनती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसी दहशत की हद तक आक्रांत कर देने वाले बड़े शहर की इस गंदी बस्ती में हर वक्त दम घोट धुंध सी फैली रहती है। अब जसवंती को ना अपने बाहर कुछ सूझता है, ना अंदर। अपने आसपास के वातावरण और मौसम में सिर्फ मायूसियत सी महसूस होती है। इस मोहल्ले के बच्चे, जवान और बूढ़े, सबके चेहरों पर कितना अजनबीपन पुता हुआ है। उस रात बिल्कुल बगल के मकान में फूलों वाली पंजाबिन का घरवाला चल बसा था और शमशेर सिंह अपने साथ आए हुए 3 गुंडों को साथ ठर्रे के गिलास और गोश्त की प्लेटों से सुअर का जैसा थुतना डुबोते हुए कह रहा था, इस ससुरे को भी आज ही गारत होना था। उसके साथ जो 3 आदमी आए हुए थे ट्रकों के ड्राइवर थे। उनमें से एक तो चुप्पा सीधा कम बोलता था, मगर बाकी के दोनों इतनी गंदी भाषा बोलते, इतने वैशी ढंग की डकारे ले रहे थे कि जसवंती के लिए कोठरी में रह पाना भी कठिन हो रहा था। उनके रवैये से लग रहा था ये लोग यहीं औंधे हो जाएंगे और रात भर ना जाने क्या क्या करेंगे। जसवंती अब इस समय भी ठीक से नहीं बतला सकती थी कि उसने वैसा जानबूझकर किया था या अपने आप से हो गया। कमर से में छोटी सी दराती अब भी खोसे रहती, रात सिरहाने रख लेती। उसको जाने क्यों ऐसा लगता शमशेर सिंह इन्हें अच्छे इरादे से साथ नहीं लाया है। हो सकता है रात में ये लोग यहीं रहें और बस इसके आगे की दहशत में ही जाने कब उसने दराती निकाली थी और जाने कितने भयानक स्वर में चीखना शुरू कर दिया था कि फूलों वाली पंजाबिन का छाती पीटना भी उसकी चीखों में डूब गया। कभी कभी इस पर गांव की देवी आ जाती है और ससुरी यूं ही चीखने लगती है। कहते हुए सफाई देता हुआ शमशेर सिंह उन लोगों को बाहर गली में निकाल ले गया और बहुत देर बाद लौटा था। हो सकता है ऐसा इसलिए भी हो कि दिन बढ़ते जा रहे हैं, मगर यह सच है कि जसवंती को उसका साथ अब जानवरों का सा लगता और होठों पर ठर्रे की घिनौनी बदबू को पहुंचते हुए जसवंती को लगने लगा है कि धीरे धीरे उसने अपने औरत होने को भी पहुंचना शुरू कर दिया। अब भी राधा भाभी के साथ वार्तालाप के क्षण याद आते, खेत और नदी में एकांत में बिताए हुए दिन याद आते। तब सिर्फ कल्पनाएं करने से ही देह में कितना रोमांच हुआ था। अपने अस्तित्व के आर पार कितनी रहस्यमयता सुबह के कुहासे की तरह फैली होने की अनुभूति होती। अब पति का नाम यह नितांत भावना शून्य व्यक्ति दबोचे रहता है और सिर्फ वितृष्णा अनुभव होती है। ना जाने जसवंती को ऐसा क्यों लगने लगा है कि ढोर भक्षी गिद्धों के पंखों और चोंच से भी ऐसी ही बदबू फूटती है, भावना शून्यता की बदबू। शमशेर सिंह अभी नहीं उठा। पड़ोस में फूल वाली पंजाबिन के घर का मातम बार बार दमघोटू धुएं की तरह इस तरफ फैलता चला आता है। पति से घृणा करने की आत्मग्लानि में डूबी हुई जसवंती को वह धुंधली सी शाम याद आती है जब बढ़िया सूट और टाई पहने चुरुट पीता हुआ यह शमशेर सिंह उनके आंगन की दीवार पर बैठा हुआ था। इसे देख लेने मात्र से जसवंती को कलंकित हो चुकने की सी अनुभूति हुई। जैसे पुरुष की कल्पना उसने की थी, उसके ठीक विपरीत एक शातिर और पुख्ता आदमी। शमशेर सिंह की पहली झलक में उसे एक स्तब्धता सी अनुभव हुई थी। जसवंती को फिर याद आ रहा है कि इससे पहले यह कल्पना करते हुए कितनी बार शर्म में डूब चुकी थी कि हो सकता है वह टैक्सी में ही छिड़ना शुरू कर दे। राधा भाभी भी कहती है शहरी बड़े बेसब्रे होते हैं, मगर उसे तो शमशेर सिंह के साथ दिल्ली तक के सफर में लगातार सिर्फ एक ही अनुभूति हुई थी, भावना शून्यता की। उसे लगा
था। जैसे ऐसे व्यक्ति के सामने लज्जा या कोमलता की मुद्रा बनाना सिर्फ अपने आप को छलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब जो सामने है, इस वास्तविकता की तो उसने स्वप्न में भी कोई झलक देखी नहीं। इतना भुगत लेने पर जसवंती एक कह सकती है कि तब शायद वह साफ ना कर देती और पिता के लाख कहने पर भी घर का आंगन पार नहीं करती। तब अब तो अंधे कुएं के अंदर ही उसे रहना है। बिस्तर पर पलटते हुए शमशेर सिंह ने डकार ली तो जसवंती के हाथ से मुट्ठियों के बीछे हुए सिक्के फिसल गए। शमशेर सिंह ने उठते हुए उबासे ली और अत्यंत बुझी सी आवाज में बोला, चाय नहीं बनी? जसवंती अंगीठी की तरफ बढ़ी, चाय की छोटी सी केतली तथा कांच का गिलास लिए उसके पास आई। जसवंती को कभी कभी उस पर दया भी आती है। सुबह जब भी वह उठता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा पीलापन उभरा रहता है, एक खुश्क पीलापन। लगता है इस व्यक्ति की आंखों में उसके चेहरे की सारी कोमलता कोई चाट चुका है। रात के वहशीपन की जगह उसके चेहरे पर एक गहरी खिन्नता, आत्महीनता तैर रही थी। चाय सुड़कते हुए उसकी झुर्रियां ऐसे खिंच रही थी जैसे किसी मुर्दे में हरकत हो रही है। अपनी सारी वितृष्णाओं और यातनाओं के बावजूद इसकी मृत्यु की कल्पना करना जसवंती को अत्यंत दुर्गत लगता है। तुम इसी तरह ठर्रा पीते रहोगे तो तुम्हें तपेदिक ना हो जाएगी। उसने चाय का गिलास इतनी जोर से जमीन पर रखा कि वह तड़क गया। एक अत्यंत क्रूर किस्म की हंसी तड़के हुए गिलास से रिश्ती चाय की तरह उसके समूचे चेहरे पर फैल गई। तपेदिक? तपेदिक तो मुझे हो चुकी है, अब तो सिर्फ मरने का इंतजार बाकी है। इस व्यक्ति की आवाज रोज सुबह कितनी कारुणिक हो जाती है। इसके भाव शून्य चेहरे और आंखों पर से यह खिन्नता में सनी हुई आवाज गंदले पानी की तरह चूती है। रात को यह पंजाबी टप्पे का फिल्मी गाने उगलता हुआ आता है। बेहियाई इसके रोम रोम से ऐसे टपकती है जैसे इसके अलावा सारा दिल्ली शहर मर चुका है। सुबह यह एक मुर्दे की तरह बिस्तर से उठता है और इसकी तमाम बातों में सिर्फ हताशा टपकती रहती है। कुछ ही महीनों के बाद जसवंती माँ बन जाएगी और यह सोच सोचकर उसे कितना डर लगता है कि पिता हो जाने की भावना से विहीन इस व्यक्ति के साथ रहना कब तक निभ पाएगा। आज मैं गाड़ी पर नहीं जाऊंगा, आज मेरा शरीर टूट रहा है, खाना बना लेगी तो मुझे जगा देना। कहते हुए शमशेर सिंह दोबारा बिस्तर पर लेटने ही लग रहा था कि जसवंती बोल उठी, राशन नहीं है। इस छोटे से वाक्य को सुनते ही उसने जिस तरह जसवंती को घूरा वह सहम गई। उसे लगा अब वह फिर गालियों की बौछार करेगा और 2-4 लात जमाने के बाद घर से निकल जाएगा। ऐसा कई बार कर चुका है। फिर दूसरे तीसरे वापस लौटता है, एक आध हफ्ते के लिए राशन, सुअर का गोश्त, ठरे की बोतल के साथ। अरे तुम मुझको मेरे मायके क्यों नहीं पहुंचा देते? वह अप्रत्याशित रूप से चुपचाप जसवंती को घूरता रहा। फिर एक सांस में कहता गया, हाँ हाँ अब तू चली जा ना, आज ही जा। और फिर उसका गला रूंधता गया। उसे फफक फफक कर रोते देखकर जसवंती को और ज्यादा दहशत हो गई। वह भी रोने लगी। जसवंती को रोते देखकर वह एकाएक चुप हो गया। कुछ देर चुपचाप जसवंती को रोते हुए देखता रहा। फिर एकाएक बोला, नफरत करती है ना तू मुझसे? जसवंती और ज्यादा तेज रोने लगी। तो वह तनक कर खड़ा हो गया, अपने आप को उत्तर देता हुआ सा बोला, तू मुझसे नफरत करती है? जसवंती चुप ही रही। उसे लगा उसको रोने पर किसी ने एकाएक राख बिखेर दी है। वह जैसे अपने आप को ही सुनाता रहा, जब से तुझसे शादी की है तब से मुझे यही लगातार लग रहा है। मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूं और मुझसे सिर्फ नफरत की जा सकती है। तो कभी भी किसी ऐसे आदमी की तकलीफ को नहीं समझ सकेगी जिसके दिमाग में यह हादसा भर चुका है कि उसे सिर्फ नफरत के अलावा और कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। तेरे अगर बच्चा पैदा होगा तो वह भी मुझे नफरत से घूरेगा। वह सब कुछ सिर्फ तेरी तरह करेगा। तुझ जैसी चुपचाप नफरत करने वाली औरत से तो वह वैश्याओं के यहां सुखी था। आखिरी वाक्य कहते कहते वह सख्त हो चुका था। जसवंती बोली, अब कुछ नहीं हो सकता, ना तुम बदलोगे ना मैं अपने को उस हद तक गिरा नहीं सकती जहां से तुमको सुखी बनाया जा सके। तुम सिर्फ इतना करो, निभा सकते हो तो रूखे सूखे और फटे पुराने में मैं दिन काट लूंगी, नहीं निभा सकते हो तो मायके पहुंचा दो। मगर मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कीचड़ में मत घसीटो, अपने संगी साथी बदमाशों के यहाँ मत लाया करो, नहीं तो कभी मैं या तो हंसिए से अपना गला रेत लूंगी या एक दो का कत्ल कर डालूंगी। जसवंती आवेश में आ गई और रोते हुए कहती गई, कितना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। दिल्ली शहर को कैसी कैसी गप्पे हाँकी तुमने। साहबों के जैसे सूट बूट पहनकर चुरुट पीते हुए तुम्हारे ठाठ देखकर कौन सोच सकता था कि तुम ठेले साफ करने वाले क्लीनर हो और शादी के बाद साझे की बीवी बनाने के लिए 2-2 बदमाशों से रकम ऐंठ चुके हो। मेरे लिए क्या रह गया है तुमको कोसती भी नहीं। तुम यही सोचकर
कि इस कोसने से मेरा दुख टलने वाला नहीं है। जो भोग चुकी हूँ, भोग रही हूँ, इससे बड़ा त्रास तो मुझे अपने आने वाले दिनों का है। अब इस बोझ को लेकर कहाँ डूब सकूंगी मैं। अपने पेट तक हाथ ले जाते उसकी उंगलियां कांपने लगी और एकाएक आगे बढ़ा और जसवंती के पांव पर रखकर शमशेर सिंह बोला, मुझे और मत दागो, मुझे माफ कर दो। जसवंती जब तक उसके हाथ हटाए उससे कुछ कहे, वह तेजी से उठकर बाहर निकल गया। जसवंती उसके पीछे पीछे किवाड़ों तक चली गई। किवाड़ के पल्ले पर उसने अपनी हथेलियां टिकाई तो उसे लगा जैसे उनमें से किसी ने कीले जड़ दिए। अपनी अत्यंत सीमित आमदनी में ढेर सारी बुरी लतों का आदी हो चुका यह आदमी आखिर कब लौटेगा और कैसी मन स्थिति में लौटेगा। अपने भविष्य की जो कल्पना करने की जगह जसवंती को सिर्फ रोना ही सूझा और अंदर लौटकर बिस्तर पर औंधी गिर गई। रोते रोते कब नींद आ गई, जसवंती को होश नहीं रहा। बगल की कोठरी से पतंग वालों की बहू आकर जगा गई कि छत पर तेरे कपड़े लत्ते भीग रहे हैं। जसवंती अनमनेपन से उठी, सीढ़ियों पर चढ़कर पहुंची तो धीमे धीमे गिरती बूंदों से उसे आकाश के रोते हुए होने की अनुभूति हुई। नितांत इच्छा विहीन हो चुकी किसी जड़ता वह कुछ देर तक खड़ी रह गई। अपनी यंत्रवत आंखें चारों ओर घुमाते हुए उसने जैसे सारे शहर को देखने की निरर्थक कोशिश ना जाने की उसे ऐसा लगा आज सारा शहर फूलों वाली पंजाबिन के मातम और उसके अंदर के अवसाद में डूबा हुआ है। काफी भीग चुकने पर उसने तार पर फैली धोती समेटनी शुरू की ही थी कि फड़फड़ाने की आवाज क्रमशः तेज होती गई और बिल्कुल उसके पास आकर थम गई। एक कबूतर उसके सामने गिर गया। जसवंती समझ गई घायल कबूतर है, शायद किसी बाज के झपट्टे से छूट गया और या हो सकता है किसी शरारती लड़के ने गुलेल मार दी हो या किसी बिल्ली ने पंजा। जसवंती ने आकाश की ओर देखा। बरसते पानी में कहीं कोई पक्षी नहीं दिखा, सिर्फ बादलों भरा आकाश दिखा। जसवंती चाहती थी कि उस कबूतर को हाथ से उठा ले, उसके घायल और भीगे पंखों को प्यार और दया से सहलाए। अगर जसवंती के हाथों में आकर कबूतर पूरी शक्ति से आकाश की ओर उड़ जाए तो उसे कितना अच्छा लगेगा। जसवंती को खिंता दबोचती रही कि वह कबूतर के बारे में सिर्फ सोच नहीं रही और उसकी थकी हुई आंखें कबूतर को छत पर रेंगते हुए देख रही। छत पर काफी दूर तक रेंगने अपने भीगे हुए बोझिल पंखों को घसीटते चलने के बाद अंततः कबूतर थककर पसर गया। जसवंती तेजी से आगे बढ़ी। कबूतर के पंख पसरे हुए थे और कांप रहे थे। हाँफते हुए कबूतर ने अपनी चोंच को उठाकर खोला, लगा अपनी संपूर्ण शक्ति से उड़ जाने की चेष्टा कर रहा है। मगर जसवंती को महसूस हुआ इसमें अब सिर्फ उड़ पाने की इच्छा है, तृष्णा है, मगर शक्ति नहीं। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू भरते चले गए। वह धोती को आधी हुई समेटे हुए छत पर खड़ी रही। तभी एक बार फिर उसे फड़फड़ाहट सुनाई दी। कबूतर को उड़ने की कोशिश में सिर्फ उछलते हुए लुढ़क पड़ते देखकर वह अत्यंत गहरे अवसाद में डूब गई। इस ऊंची छत पर से इस विशाल शहर का तना हुआ आकाश कितना अनंत दिखाई देता है और इस अनंत आकाश की तुलना में कबूतर की उड़ सकने की शक्ति कितनी तुच्छ और निरुपाय। जसवंती ने उड़ने की सी मुद्रा में अपने हाथों को आकाश की ओर उठाए हुए अनुभव किया कि कबूतर मर चुका है और वह घुटनों के बल बैठकर मुंह छिपाए रोती चली गई।